हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ पॉलिटी के यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्वेश्चन सीरीज को लेकर, जो कि है पॉलिटी होने वाला है और ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी ही हिस्ट्री के यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी रन कर रही है, जिसमें हमने अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। एक पार्ट में लगभग 2 से 3 चैप्टर कवर किए जा रहे हैं, तो इसको मिस मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। कौन सा संविधान कहा जाता है? अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को अपनाया गया था, परंतु भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया। कब अपनाया गया और कब लागू किया गया, दोनों में अंतर है और दोनों की डेट जो है वो भी अलग अलग हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये जो आपको आवाज़ आ रही है बच्चों, ये बारिश की आवाज़ है, तो इसको इग्नोर करिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है केवल महिलाओं को समान अवसर। मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पृष्ठ वर्ग के प्रति पक्षपात, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो इसका सही उत्तर आप सभी कमेंट में करेंगे। जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में करेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर देना।
इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, विकास के समान अधिकार, सामाजिक वस्तुओं तथा सेवाओं तक समान पहुँच आदि को सुनिश्चित कराने से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा, इसको देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल इंग्लिश में कहते हैं, में विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, धर्म और उपासना, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। इसमें कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमी लिबर्टी का उल्लेख नहीं मिलता। चलते हैं प्रश्न 7वें की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। इसको देखते हैं। कह रहा है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अर्ध संघीय संचालन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का वितरण। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, न कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। विकल्पगत अन्य सभी विशेषताएं भारतीय संविधान से संबंधित हैं। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय सरकार इसका सही उत्तर है। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, संविधान के आरंभ में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी और यह संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। 73वें व 74वें संविधान संशोधन में लागू होने के उपरांत अब संविधान की त्रिस्तरीय सरकार केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की व्यवस्था है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा है 9वां प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी में किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1965 में, 1773 में, 1752 में। तो इसका उत्तर तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जब स्थापना की थी तो वर्ष वो था 1774, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 1774। चलिए इस एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए मैंने कहा था ना सही उत्तर 1774 होगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26 मार्च 1774 को द लेटर ऑफ पेटेंट की जारी किया गया। ठीक, कब जारी किया गया? 1774 में। ऐसा भी हो सकता है आपके ऑप्शन में ही आंसर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? बाला साहेब गंगाधर खेर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, विजया लक्ष्मी पंडित, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म एक कार्यस्थल परिवार में वर्ष 1901 में हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 1901 में जन्म इनका हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11वें की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न होने वाला है। प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रीय ध्वज। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, प्रस्तावना को माना गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अमूल्यवान भाग्य है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 12वां है हमारा। 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए अभी तक। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। वायसराय इसमें कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष व उपसभापति बनाया गया था। तो इसमें कब हुआ? तो ये वर्ष आप याद रखेंगे, और किसको अध्यक्ष बनाया गया था ये आप याद रखेंगे, किसको उपाध्यक्ष बनाया गया था ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। प्रश्न कह रहा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख्य, प्रलेख, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आमुख्य। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को अध्यक्षिका मुख्य प्रियम्बल कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा उद्देश्य का समाजवादी, पंथ निरपेक्षक और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 15वां होने वाला है हमारा। प्रश्न 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एम.एन. राय जी ने किया। लिखा है एक्सप्लेनेशन में, वर्ष 1934 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया। इस विचार के मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कहाँ व्याख्या की गई, किसने इसको मूर्त रूप दिया, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी?
ऑप्शन 12, 13, 15, 17। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 15 महिलाएं थीं। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18वां। कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1949 को, 11 नवंबर 1946 को, 26 दिसंबर 1949 को और 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं इस एक्सप्लेनेशन की ओर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बताया जा रहा है बच्चों, से एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य हुआ। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। देखिए ये रिकॉल हो रहा है ना कि किसे चुना गया अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? BN राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1977 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, संविधान सभा की अल्पसंख्याओं को उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पाटलिप सीतारमैया, HC मुखर्जी, KM मुंशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, HC मुखर्जी थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत से उत्तर मिलेंगे, प्रश्न मिलने वाले हैं। संविधान सभा की संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा कुछ छोटी। ये समितियां एवं इनके अध्यक्ष निम्नलिखित थे। लिखा है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर है भारतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर है प्रारूप समिति जिसे हम कहते हैं डार्पिंग कमेटी, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुना था, मतलब लिया था, मतलब उसकी जो कमेटी की जो मेंबर थे मेन इसके वो थे, कह सकते हैं इसके मालिक और इसके डायरेक्टर वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और उपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इसके। नेक्स्ट है, कह रहा है एक सेकेंड, इस समितियों के अंतर्गत कुछ उप समितियों का भी गठन किया गया है, जिसमें मुख्यतः शामिल है, कौन शामिल है? मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, फिर है अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, फिर है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर है राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू,
संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से समितियों और उनके जो निर्माता हैं उनके भी नाम याद ही करने हैं। प्लस जिसमें हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 से 2 से ज़्यादा समितियों का निर्माण किया, तो फिर उसको भी याद रखना ज़रूरी है कि किसके कौन जो है निर्माता हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। लिखा है डार्पिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? लिखा है एन गोपालास्वामी, के.एम. मुंशी, एन. माधवराव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो वही देखिए, लिखा है कि आपने ऊपर इसका व्याख्या देख ली थी। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। लिखा है भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्षों में, 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक अवधि किंतु 3 वर्ष से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्वतः लागू कर दिया गया था। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछा गया भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन में क्या गिवन है? 29 अक्टूबर 1949 में, 11 दिसंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में या 3 जनवरी 1950 में। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। इसकी भी व्याख्या हमने देख ली थी उसी में ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या है? 24वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 की 26 नवंबर 1949। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसकी भी व्याख्या हमने ऊपर ही देख ली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति इसका सही उत्तर है। चलते हैं इसके व्याख्या को देखते हैं। इस क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। कह रहा है भारतीय संविधान निर्माताओं के संविधान के निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों में संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। जैसे ब्रिटेन की संपादकीय व्यवस्था, संयुक्त राज्यों में अमेरिका का मूल अधिकारों से विधेयक तथा पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण की औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 26वां प्रश्न। कह रहा है प्रश्न भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान और अमेरिका
संविधान। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। चलते हैं इसे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। क्या क्या लिया गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इटली? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा से लिया गया है। चलते हैं इसके उत्तर की एक्सप्लेनेशन व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न 28वें को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है, यह एक लिखित संविधान है। ऑप्शन बी, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कभी भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। ऑप्शन डी है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत है, इसे सांसदों और विधायकों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों से सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया कर सकती है। और हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, सबसे छोटी लिखित संविधान। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सबसे छोटी लिखित संविधान। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अतः विकल्प डी गलत है, जो किसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? लिखा है 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, 1,20,000 शब्दों में बना है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 468 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है।
यह लगभग 1,20,000 शब्दों में बना है। देखिए ये लगभग लगा दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट उसको मतलब एग्जैक्टली उसको नहीं गिना गया है। ठीक है, तो लगभग आप इतना मान के चलिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं अपने प्रश्न में क्या पूछा गया है। लिखा है भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां हैं 9, 8, 10, 12। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 12 अनुसूचियां हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर ही देख लिया था कि कितनी सूचियां, कितनी अनुसूचियां, सारी चीज़ें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 49। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के समारोह और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और सुरक्षा एवं संबंधक तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो इसमें हमें सबका पता चल गया कि अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48A में क्या है, सारी चीज़ें हमें पता चल गई और अनुच्छेद 50 में क्या है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? गांधीवादी सिद्धांत, राष्ट्र नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और समाजवाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही उत्तर है? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हमारा सही उत्तर है। इसके व्याख्या को देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान के लिए गया है, संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट मिल गया, कितने से कितने अनुच्छेद तक किया गया है? तो 36 से 51 अनुच्छेद तक किया गया है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? USA, फ्रांस, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आयरलैंड से प्रेरित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलने से पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं बच्चों। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत DPS आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? कह रहा है प्रश्न भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? यूक्रेन, आयरलैंड, कनाडा, USA। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आयरलैंड से अपनाया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जो कि हमने पहले देख लिया कहाँ से अपनाया गया था, तो आयरलैंड से अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में
कौन सा नया DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? मादक पेय और ड्रग के खपत के प्रतिबंधित करना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों से समानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। तीसरा है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। चौथा है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता करना। इसके व्याख्या को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पे? 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता को राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? हमारा ऑप्शन है गांधीवादी सिद्धांत, समाजवाद, मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। व्याख्या में दिया गया है दिए गए विकल्पों में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? 36 से 51, 30 से 49, 42 से 56 और 28 से 48। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 36 से 51। इसको हमने ऊपर देखा था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शामिल हैं। संविधान में निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है परंतु देश के शासन के लिए मौलिक माने गए हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशक करता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 40। इसके चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी जो सत्ता शासन के इलाकों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। किसके आवश्यक है? योग बनाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 9वां। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इनमें से कोई नहीं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लिखा है एक्सप्लेनेशन में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। कौन सा न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय। अभी तक हमने अपने 2 चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा है तीसरा चैप्टर जो कि है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17, 26। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है,
14। ऑप्शन नंबर ए 14 इज करेक्ट। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिखा है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा कह रहा है डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। यूएसए, तत्कालीन यूएसएसआर, यूके, जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूएसए। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर ही देख लिया था कि किससे लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? 12, 14, 17, 21। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 14 अनुच्छेद प्रदान करता है। इसको भी हमने ऊपर ही देखा था, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने ऊपर ही देखी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति, सांसद भवन, सांसद सदस्यों। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति रहती है। इसके व्याख्या को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालयों तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो ये याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत इनको शक्ति प्रदान की गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 5वां है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध और तस्करी का निर्देश। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अस्पृश्यता का निर्देश। इसका जो सही उत्तर है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बेगारी का निर्देश अर्थात बालताश्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध आदि शोषण के विरुद्ध अधिकार के से संबंधित जबकि अस्पृश्यता का निर्देश अनुच्छेद 17 से संबंधित है और ये सारे संबंधित नहीं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अनुच्छेद 359। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का लिंगबन अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 356 में राज्यों से संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार में भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया?
अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 18 के तहत प्रारंभ किया। इसकी जो व्याख्या है कह रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त एवं कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री को प्रारंभ किया गया। ठीक, किसको प्रारंभ किया गया ये याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, उसको देखते हैं। प्रश्न 8वां कह रहा है, लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कटु से सही उत्तर चयन करें। तो देखते हैं, हमारी सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में प्रावधान लिखा है, सूची 2 में हमारे अनुच्छेद लिखे गए हैं, कौन किस अनुच्छेद से संबंधित है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। फिर तीसरा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, अस्पृश्यता, उन्मूलन। तो इसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 22, 15, 24 और 17। ठीक, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन है सीरियल वाइज लिखा है 1, 4, 2, 3। ऑप्शन ए में 1 होगा, बी में 4 होगा और सी में 2 होगा और डी में 3 होगा। ये हमारा सही है कि 2, 3, 1, 4 वाला सही है, कि 2, 4, 1, 3 वाला सही है, कि 1, 3, 2, 4 वाला सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, हमारा इसका सही उत्तर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में इसको मैच कर दिया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन, प्रतिवेश, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोधक के संरक्षण, अस्पृश्य का उन्मूलन। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ये सारे अनुच्छेद आप रट लीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार अपना नाम भूल सकते हैं पर अनुच्छेद नहीं भूल सकते, इसको आपको कंठस्थ करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 9। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 21 जो है वो क्या करता है, रक्षा करता है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10वां, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने से प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां या 32वां? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 23वां प्रतिबंध लगाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। इसकी जो व्याख्या है उसको देखते हैं। व्याख्या में दिया है भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23वें में ये दुर्व्यापक और बालुतश्रम का प्रतिवेश, जिसके अंतर्गत मानव के क्रिया विक्रिया तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 11वां प्रश्न है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ठीक है, इसके व्याख्या को देखते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण का प्रावधान है। प्रश्न 12वां क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जो कि है अनुच्छेद 29। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के संबंधित की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के अतिवृद्धि के लिए करों के दाय की संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा उसे संचालित कराने का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 13वां है। प्रश्न 13वां है हमारा, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 29। इसकी व्याख्या को देखते हैं, जो कि हमने ऊपर देख ही लिया था। हमने 29, 30 और भी अनुच्छेद को देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी होने वाला है, जो कि है अनुच्छेद 29। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को हम देख ही चुके हैं ऊपर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है अगला 15वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 के। देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों उम्र पर आधारित है और हस्तांतरणीय अधिकार है। प्रत्येक नागरिक के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और ये हस्तांतरणीय अधिकार हैं। और ऑप्शन हमारा जो डी है वो लिखा है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही लिंगित किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। इस व्याख्या में क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से कथन मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रपति को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही लिंगित किया जा सकता है सत्य कथन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ठीक है, कब निहित है? 12 से 35 में निहित है। 16वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालयों तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसको किसने संविधान की आत्मा कहा है? B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्र विधानमंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, उच्चतम न्यायालय इसका सही उत्तर है। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर ही देख लिया था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किसी भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, मौलिक अधिकार। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में कहा गया है इसके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 21A से। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन हमारा डी है, अनुच्छेद 21A इसका जो है वो सही उत्तर है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध क्रमशः अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण तथा अल्पसंख्यकों द्वारा संरक्षित संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से है। अनुच्छेद 19 का संबंध वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों या संरक्षण से है। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान एवं उद्देश्य किसी आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। 16 से 14 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, 6 से 14 वर्ष। इसके हम देख लेते हैं व्याख्या को। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21वां कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अनुच्छेद 19। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित है वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा किसको निहित माना गया है? इसको निहित माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 22वां कह रहा है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 9, 11। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसका जो हमारा व्याख्या कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात आगे देखते हैं, लिखा है तत्पश्चात 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 11 है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान का डैश द्वारा शामिल किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 45वां संशोधन अधिनियम। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जो कि हमने ऊपर ही देख लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, अनुसूची 4 का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, भाग 4 का। इसको 4 पढ़ते हैं, ये रोमन में लिखा है। फिर है हमारा 26वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के अधिकार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? बालवंत राय मेहता समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, आरंगयन समिति की, ठक्कर आयोग की। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण सिंह समिति की। अब अगला इसका देखते हैं व्याख्या को। व्याख्या हमने पहले ही देख ली थी, इसलिए मैं कहती हूँ व्याख्या अगर बड़ी रहे तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा प्रश्नों के हमें क्या मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? किसने दिया था? राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति या नरसिंघन समिति ने? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पहले देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है 28 प्रश्न पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 11, 9, 10, 12। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 10 सम्मिलित किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 29वां, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी भारत के संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ये सारे ही हमारे मौलिक कर्तव्य में गिने जाते हैं। इसका जो व्याख्या है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। प्रश्न में दिए गए विकल्प बी, सी एवं डी तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, अतः प्रश्न का उत्तर ये सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लोक चुनावों में वोट डालना। इसके व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 के संविधान का पालन एवं इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, अनुच्छेद 51 का जा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना तथा अनुच्छेद 51 का झा में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा के द्वारा रहना आदि का उल्लेख
है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा और इस पार्ट का भी आखिरी प्रश्न होगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। भाग 4A में, भाग 4 में, भाग 3 में, अनुसूची 4A में। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, भाग 4A में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जबकि भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यहीं पे हम अपनी इस पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि हमारा होने वाला है संसदीय प्रणाली। फिर से ही हम नेक्स्ट पार्ट 2 में 3 से 4 चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो मिस मत करिए, चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं तो। और बात रही हमारी हिस्ट्री की, तो उसमें यूनिट 1 टोटली कंप्लीट करा दी गई है, जो कि है भारतीय शास्त्र। उसके जितने भी भारतीय शास्त्र नहीं, भारतीय इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, उसमें जितने भी टॉपिक हैं, उसको 4 पार्ट में कंप्लीट करा दिया गया है। अब इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जिसमें फर्दर ही बहुत से चैप्टर हैं जिसको बहुत ही अच्छे वे में समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।